नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उत्तर मुगल काल। और उस उत्तर मुगल काल इसको क्यों कहा जाता है और इसमें क्या-क्या हुआ उत्तर मुगल काल में? यानी कि जो मुगल का जो साम्राज्य था हमारे इंडिया में, तो इस मुगल काल में कौन-कौन से शासक ने शासन किया और यह उत्तर मुगल काल कैसे खत्म हुआ, इसके पतन का कारण क्या था? और उत्तर मुगल काल में जो 18वीं शताब्दी में चल रही थी, उस 18वीं शताब्दी में कौन-कौन से जो मुगल शासक थे, वो हमारे देश पर शासन किए और उत्तर मुगल काल क्यों आया? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को ध्यान से देखें। यह वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है क्योंकि इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को मैंने इसमें लगाया है। तो थोड़ा-सा यह वीडियो लंबी हो सकती है, तो कृपया अच्छे से इसको समझें वीडियो को ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। यह उत्तर मुगल काल जो था 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। यह उत्तर मुगल काल औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद स्टार्ट हुआ और औरंगज़ेब के बाद जितने भी शासक आए मुगल साम्राज्य के लिए, वो मुगल साम्राज्य के लिए अपना योगदान किस प्रकार से दिया और इस योगदान में आखिर कहाँ कमी रह गई जिसके कारण यह उत्तर मुगल काल या मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, यानी कि पतन का कारण क्यों बन गया उत्तर मुगल काल, इसके बारे में हम आज लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे हैं, उन्हें प्रवर्ती मुगल या उत्तर मुगल कहते हैं। यानी कि औरंगजेब जो था, उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पर जितने भी मुगल बादशाह बैठे हैं, उन्हें प्रवर्ती मुगल कहा जाता है या उत्तर मुगल कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर मुगल, प्रवर्ती प्रवर्ती मुगल या उत्तर मुगल कहा जाता है, जो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बैठे थे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में, यानी कि 18वीं शताब्दी के शुरू में ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में। अब देखिए, और औरंगजेब के जब मृत्यु हुआ, उसी टाइम से मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। उसके बाद जो प्रवर्ती मुगल शासकों का वर्णन इस चैप्टर में दिया गया है कि आखिर मुगल साम्राज्य का अंत किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जितने भी शासक मुगल साम्राज्य पर बैठे हैं, उन्हें उत्तर मुगल कहा जाता है या प्रवर्ती मुगल कहा जाता है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे है, अब देखिए, एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। इसका शासनकाल 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक उत्तर मुगल पर यह अपने गद्दी पर बैठा रहा। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ही था जो मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अब देखिए, इस बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम कुछ डिटेल्स जानेंगे आगे। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। यानी कि जो बहादुर शाह प्रथम था, उसका जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था। यह औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था। यानी कि औरंगजेब के जितने पुत्र थे, सबसे ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम था। मृत्यु के पश्चात गद्दी हेतु हुए संघर्ष में बहादुर शाह प्रथम विजयी हुआ। यानी कि जितने भी उसके पुत्र थे बहादुर शाह प्रथम के, औरंगजेब के जितने भी पुत्र थे, उन सभी में सबसे बड़ा पुत्र बहादुर शाह प्रथम था। और सभी पुत्रों में जो लड़ाई हुआ तो उसमें विजयी हुआ कौन? बहादुर शाह प्रथम। और वह 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1712 ईस्वी में गद्दी से हट गया। अब गद्दी से कैसे हटा, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे बाद में। यहाँ पर देखिए, मराठा सरदारों के प्रति बहादुर शाह की नीति ऊपरी तौर पर ही मेल मिलाप की थी। उसने उन्हें दक्कन को सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार तो दे दिया, किंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया। इसलिए मराठे बहादुर शाह की नीति से पूर्णतः संतुष्ट नहीं था। यानी कि जो मराठा जो सरदार थे और जो बहादुर शाह प्रथम था, उनके बीच में जो भी मतलब बातें चीतें होती थी, जो भी मतलब
नियम कानून की बात थे वो सिर्फ ऊपरी था, यानी कि मेल मिलाप के लिए थोड़ा बहुत उन लोगों में चलता था, लेकिन पूरा गहराई से जो संबंध रहता है, जो रिलेशन रहता है, वो मराठा और बहादुर शाह प्रथम से नहीं मिलता जुलता था। बस थोड़ा थोड़ा काम उसको बहादुर शाह जो प्रथम था अपने साम्राज्य का कुछ थोड़ा सा काम, जैसे मान लीजिए सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार, यानी कि जो कर वर होता है उसको वो सब चीज वसूलने का अधिकार उसको दे दिया था, इनको मराठा सबको। और इन मराठा में और बहादुर शाह प्रथम में कोई मेल मिलाप ज़्यादा मतलब नहीं था, जिसके कारण मराठा उनसे बहादुर शाह प्रथम से असंतुष्ट थे, यानी कि संतुष्ट नहीं रहते थे। अब देखिए, बहादुर शाह प्रथम ने शाहू को मराठा का विधिवत राजा नहीं माना तथा मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और शाहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। यानी कि जो ताराबाई थी और जो मराठा सब था, उन लोगों में जब लड़ाई हुआ तो बहादुर शाह प्रथम ने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और दोनों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया, यानी कि फूट डालने का काम किया। अब देखिए, बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, किंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद वहां बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों के मुगलों से संबंध अच्छे नहीं रहे। यानी कि जब मुगल साम्राज्य का जो बादशाह था बहादुर शाह प्रथम, और जो मराठा का जो नेतृत्व करते थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनसे इन बहादुर शाह प्रथम और गुरु गोविंद सिंह से इनका अच्छा थोड़ा सा मेल मिलाप था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात मराठा का नेतृत्व कौन करने लगा? बाद बंदा बहादुर करने लगा, और बंदा बहादुर से बहादुर शाह प्रथम जो था वो ज़्यादा नहीं पड़ता था और संबंध अच्छा नहीं था उन दोनों में। अब देखिए, बहादुर शाह के शासनकाल में प्रशासन की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। यानी कि बहादुर शाह जो प्रथम था उसके शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था खराब हो गई थी, यानी कि दयनीय हो गई थी। अब देखिए, बादशाह द्वारा जागीरों का वितरण तथा पदोन्नति के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई। यानी कि जागीरों का जो वितरण होता है, जो साम्राज्य के बीच में बांटा जाता है, यानी कि प्रजा के बीच में जो बांटा जाता है, उसका वितरण भी कम हो गया और स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई। अब देखिए, साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उसके समाधान के लिए बहादुर शाह प्रथम प्रयासरत था, किंतु 1712 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई तथा साम्राज्य एक बार पुनः गृह युद्ध में फंस गया। यानी गृह युद्ध में फंसने के बाद मतलब कि प्रजा अपने आप में ही लड़ने लगी। यानी कि प्रजा जो थी वो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद, यानी कि बहादुर शाह प्रथम जो था उसकी मृत्यु 1712 ईस्वी में हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद वो अपने ही राज्य में, अपने ही साम्राज्य में गृह युद्ध में फंस गया। पूरा उसका साम्राज्य जो मुगल का साम्राज्य था वो अपने ही साम्राज्य में गृह युद्ध में फंस गया। ये भी एक कारण हो सकता है, मुगलों के अंत का सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि ना उसमें उसमें योग्य शासक नहीं था और शासन चलाने की जो विधिवत तरीका था किसी को सही ढंग से मालूम नहीं था, जिसके कारण मुगलों का यहाँ पे अंत को देखा जा सकता है ना। तो ये भी एक कारण बन सकता है। आगे देखिए क्या क्या है उसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। बहादुर शाह प्रथम के दरबार में देखिए यहाँ पे, बहादुर शाह प्रथम के दरबार में 1711 में जोशुआ कैंटलर के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल आया था। इनके बहादुर शाह प्रथम के दरबार में अभी जो बहादुर शाह की मृत्यु नहीं हुआ था उसके पहले ही जोशुआ कैंटलर के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल आया था। यह प्रतिनिधि मंडल क्या है थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। इस शिष्ट मंडल का भव्य स्वागत किया गया था जिसमें एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीवी फिरवा की उपाधि दी गई थी। अब देखिए, जो मंडल था, दो डच मंडल चलाया गया था जोशुआ कैटलर के नेतृत्व में, जो बहादुर शाह प्रथम के दरबार में, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाई थी? जो स्त्री थी जूलियाना थी ना, उसी को बीवी फिरवा की उपाधि दी गई थी उसमें। अब देखिए आगे है, मराठा शासक को दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी इस शर्त पर दे दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को
दे देंगे। यानी कि इस सरदेशमुखी यानी कि जो कर वसूलने की जो विधि थी, वो इस आधार पे मराठा शासक को दी गई कि वह कर वसूलेंगे तो सही, लेकिन वसूल करके फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। यानी कि जो मराठा का दक्कन जो चौथ था, वहाँ का सरदेश मुखी जो था, वो वसूलेंगे, लेकिन वसूल करके फिर मराठा के जो अधिकारी हैं उनको दे देंगे। अब देखिए, जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने का प्रयास किया तथा मनसबदारों के सीमित संख्या में सेना रखने के लिए मजबूर किया। देखिए, इसको समझेंगे थोड़ा सा। अब देखिए, यहाँ पर जो जुल्फिकार खां जो है, वो सेनापति था, मुगल साम्राज्य का सेनापति था। तो जुल्फिकार का एक वित्तीय स्थिति यानी कि जो आर्थिक स्थिति थी उसको सुधारने के लिए यह एक नियम लगाया, और यह हमेशा प्रयासरत रहा कि मतलब मुगल साम्राज्य को कैसे सुधारा जाए, जो उसके पतन से कैसे थोड़ा सा बचाया जाए। तो ये क्या किया कि जो स्थिति सुधारने का प्रयास किया तथा मनसबदारों को सीमित संख्या में, जो भी सेना का संचालन करते थे उस समय मनसबदार कहा जाता था उनको। तो मनसबदारों को सीमित संख्या में यानी कम संख्या में सेना रखने के लिए मजबूर किया। यानी कि जब कम सेना रहेगा तो उसको खर्च भी कम देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वित्तीय स्थिति सुधर सकता है। तो ये तरीका अपनाया था जुल्फिकार खान ने यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या है। जुल्फिकार खान ने एक प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया, जिससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ गया। यानी कि जो भू राजस्वों को ठेके पर दिए जाने की प्रथा को इजारा कहा जाता है, यानी कहा जाता था उस टाइम में। भू राजस्वों को जो भी मतलब भूमि का मालिक था या जो भी भूमि था खेती करने के लिए, जो किसानों जिस पर खेती करते थे, उसको ठेके पर देने का मतलब फैसला किया जुल्फिकार खान ने, जो किसानों को अच्छा नहीं लगा। शायद ये भी मतलब एक पतन का कारण हो सकता है कि किसान असंतुष्ट थे, यानी कि असंतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। थोड़ा सा इसको देखेंगे। अब देखिए, अब बहादुर शाह जो प्रथम था, उसके मृत्यु के बाद जो भी उसका सेनापति था, तो थोड़ा सा शासन चलाया लोग। उसके बाद कौन आ गया? जहानदार शाह। यानी कि बहादुर शाह प्रथम के कितने बेटे थे? 4 पुत्र थे। अब देखिए, बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे कौन कौन? जहानदार शाह, और दूसरा नंबर पे थे अजीम उस शान, और तीसरे नंबर पे रफीस उस शान, और चौथे नंबर पे थे जहान शाह। और तीनों में से जो उनका बड़ा बेटा था बहादुर शाह प्रथम का, जहानदार शाह, वही गद्दी पर बैठा उनके मृत्यु के बाद। कब बैठा था? 1712 ईस्वी में। और वो 1 साल शासन ही 100 वर्ष तक ही 1 साल ही शासन कर पाया। 1712 से 1713 ईस्वी तक मतलब 1 साल शासन कर पाया, और उसके बाद उसको भी हटा दिया गया। अब वो कैसे हटा उसको देखेंगे थोड़ा सा बाद में। अब देखिए, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा जहानदार शाह गद्दी पर बैठा। जहानदार शाह का जन्म कब हुआ था? 1661 ईस्वी में। यानी कि बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था, जो औरंगजेब का बेटा था, बड़ा पुत्र था। और बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, और जिसमें सबसे बड़ा बेटा जहानदार शाह था, जिसका जन्म कब हुआ था? 1661 ईस्वी में हुआ था ना। वो गद्दी पर बैठा। उसके बाद देखिए उसका शासन कैसे चला उसको देखेंगे हम। जहानदार शाह ने जुल्फिकार खान के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। यानी कि जो सेनापति था जुल्फिकार खान, तो उसके समर्थन से, यानी कि वो समर्थन किया, तो उसके 4 बेटे में से जहानदार शाह को गद्दी पर बैठाया गया। यानी कि सत्ता उसको मिल गया, किसके? जुल्फिकार का जो सेनापति था उसके समर्थन से। अब देखिए, जुल्फिकार खां जो औरंगजेब का सबसे ऊंचे पद वाला सेनापति था, यानी कि सबसे ऊंचा पद जो पद होता है सेनापति में, तो उसी पद पर जुल्फिकार का खां था ना। जहानदार शाह के शासन काल में प्रशासन जुल्फिकार खां के हाथ में था, जो वजीर बन गया। अब देखिए, मंत्री बन गया। अब जो जुल्फिकार का खां था, वो
जहांदार शाह के शासन काल में प्रशासनिक व्यवस्था किसके हाथों में दे दिया गया? जुल्फिकार खान के हाथ में दे गया और वह मंत्री बन गया पूरे सेना का, प्रशासनिक व्यवस्था का। अब देखिए, जुल्फिकार खान ने दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए राजपूत राजाओं तथा मराठाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का प्रयास किया। हिंदू सरदारों के साथ भी उसने जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। यानी कि देखिए, जुल्फिकार खान जो था ना, वो कहीं ना कहीं जहांदार शाह से बहुत ज्यादा चालाक था। वो उस अपने शासन को चलाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अकेले नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे राजपूत राजाओं के साथ में वो मेल मिलाप कर लिया, यानी कि राजपूत राजाओं के साथ संबंध बना लिया, यानी कि अच्छे से उसके साथ रहने लगा। और उसके बाद जो जजिया कर था, जो जजिया कर मतलब जो होता है कि जो मान लीजिए जजिया कर औरंगजेब जो लगाया था, उसको समाप्त कर दिया। और जजिया कर में ये होता है कि जो उसके धर्म के जो जितने भी लोग हैं उससे कर वह नहीं वसूला जाता था, यानी कि मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग हैं उससे कर ना वसूल के जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनसे कर वसूला जाएगा, जिसे कर जजिया कर कहते हैं। और वही जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था मुगल साम्राज्य में। अब देखिए, आगे इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जहांदार शाह ने आमेर के शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी प्रदान की और मालवी का सूबेदार नियुक्त किया। मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जहांदार ने मरवार के शासक अजीत सिंह को महाराजा की पदवी प्रदान की और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। अब देखिए, गुजरात का सूबेदार किसको बनाया गया? अजीत सिंह को। और देखिए, यहाँ पे मालवा का सूबेदार किसको बनाया गया? जय सिंह को। किसने बनाया था? जहांदार शाह ने। आगे देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें पूरा खत्म करके ही थोड़ा सा देखा जाएगा ना, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। पूरा मुगल साम्राज्य का इसमें अंत किया जाएगा, कैसे मुगल साम्राज्य का अंत हुआ जिसको देखेंगे हम लोग। अब देखिए, अब 1713 में जहांदार शाह को फर्रुख सियार ने हरा दिया, यानी कि फर्रुख सियार जो था कौन था? जहांदार शाह का भतीजा था। अब देखिए, फर्रुख सियार शासन काल अपने मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा? 1713 ईस्वी में। और वो 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक वह गद्दी पर बैठा रहा मुगल साम्राज्य की। देखिए, फर्रुख सियार का जन्म 1683 ईस्वी में औरंगाबाद में हुआ था। यह जनवरी 1713 में अपने चाचा जहांदार शाह को पराजित कर मुगल सत्ता को प्राप्त किया। यानी कि जो फर्रुख सियार था वो क्या अपने चाचा जहांदार शाह को पराजित करके और मुगल के बादशाह बना। फर्रुख सियार को अपनी जीत सैयद बंधु अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली के कारण मिली थी। यानी कि फर्रुख सियार किसकी सहायता से अपने चाचा को हराया था? तो यहाँ पे देखिए, सैयद बंधु अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली के कारण वो उसको सत्ता मिली थी। यानी कि जहांदार शाह को पराजित किया था, अपने चाचा को पराजित किया था। कौन? फर्रुख सियार। जिसके कारण अब मान लीजिए जो जिसकी सहायता करता है उसके लिए तो कुछ ना कुछ सहायता करना ही पड़ता है। तो फर्रुख सियार ने क्या किया कि हुसैन अली खां के कारण मिली, इसलिए फर्रुख सियार ने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली खां को मीर बख्शी प्रदान किया। यानी कि अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया और हुसैन अली खान को मीर बख्शी बना दिया। 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियार को गद्दी से हटा दिया तथा उसकी हत्या कर दी। अब देखिए, सैयद बंधु जो था जिसकी सहायता से वो गद्दी पर बैठा था फर्रुख सियार, तो सैयद बंधु ने फर्रुख सियार को गद्दी से हटा दिया तथा उसकी हत्या कर दी। फर्रुख सियार के पश्चात सैयद बंधु ने 2 युवा शाहजहां रफी उद दर्जात तथा रफीद उल दौला को गद्दी पर बैठाया। इनकी संदिग्ध बीमारी से मृत्यु हो गई। और जो सैयद बंधु जो था वो फर्रुख सियार को हटा करके उसकी हत्या करके किसको किसको गद्दी पर बैठाया? थी रफीद उल दर्जात को तथा रफीद उद दौला को गद्दी पर बैठाया था। देखिए, सैयद बंधु कौन थे और उनका अधिकार किस प्रकार से रहा मुगल बादशाह के ऊपर, उसको देखेंगे हम लोग।
1713 से लेकर के 1713 से 1720 ईस्वी तक प्रशासन पर सैयद बंधुओं का अधिकार रहा। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनका मानना था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलाकर ही शासन का संचालन किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमारा जो राष्ट्र है, उसमें ये सब दोनों जो सैयद बंधु था, उन लोगों ने दिमाग लगाया कि जो धार्मिक नीति से अगर शासन को चलाया जा रहा है तो उसमें हिंदू सरदारों और सामंतों और मुसलमानों सामंतों के साथ मिलकर ही यह पूरी सत्ता को संचालन किया जा सकता है। अगर इन दोनों में से किसी एक को बढ़ावा दिया गया तो कहीं ना कहीं हमारे पतन का कारण बन सकता है। तो इन लोगों ने मिलकर यह शासन चलाने की नीति बनाई। अब देखिए, सैयद बंधुओं ने राजपूतों, मराठों तथा जाटों के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। यानी कि जो राजपूत थे, मराठा थे, जाट थे, तो सैयद बंधुओं ने इन लोगों के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। यानी कि मुगल साम्राज्य का अंत धीरे धीरे कैसे हो रहा है, किस प्रकार से होगा, उसको थोड़ा सा देखते चलिए कि हाँ आखिर वो अंत की ओर कैसे बढ़ रहा है ना। तो इसको देखिए, सैयद बंधुओं ने आमेर के राजा जय सिंह तथा मरवाड़ के राजा अजीत सिंह, अब देखिए जो मरवाड़ यानी कि मालवा का सूबेदार जो नियुक्त किया गया था जय सिंह को, किसने नियुक्त किया? किसने नियुक्त किया? जहांदार शाह ने। और जो अजीत सिंह जो थे, अजीत सिंह मरवाड़ के जो राजा थे, और आमेर के राजा जय सिंह जो थे, उन लोगों ने दोनों सूबेदार के पद पर दोनों आदमी थे, तथा उनके अनेक राजपूत राजकुमारों का प्रशासन में प्रभावशाली पद देकर उन्हें पक्ष में कर लिया। यानी कि सैयद बंधु जो था, ये दोनों बहुत चालाक थे। जो बंधु थे बहुत चालाक थे ना। राजपूत के जितने भी मतलब यहाँ के छोटे छोटे शासक थे, उन लोगों को मिला करके, अपने साथ मिला करके बड़ा बड़ा पद दे करके उस सत्ता को फिर से चलाने के लिए नीति अपनाई। सैयद बंधुओं ने अपने प्रशासन के बाद के वर्षों में राजा साहू को स्वराज तथा दक्कन के 6 प्रांतों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्रदान किया। इसके बदले में साहू ने उन्हें दक्कन में समर्थन प्रदान किया। सैयद बंधुओं ने जाट सरदार चूड़ामन के साथ भी अच्छे संबंध बनाए। अब देखिए, सैयद बंधुओं ने बगावतों को दबाने, साम्राज्य को प्रशासनिक विभाजन से बचाने से अधिक प्रयास किए, किंतु उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एवं दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। अब देखिए, अब उसके बाद सैयद बंधु का जो शासन जब समाप्त हुआ, सैयद बंधु 2 आदमी को जो नियुक्त किए थे प्रशासन पे, जो बैठाए थे, जो गद्दी पर बैठाए थे, रफीदुद्दौला और एक और था जिसको बैठाए थे। तो उन लोगों की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह मुगल के गद्दी पर बैठा, जो 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक सबसे ज्यादा दिन तक थोड़ा सा राज किया उत्तर मुगल काल में ना। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, रफीदुद्दौला की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह मुगल सम्राट बना। इसका शासनकाल सितंबर 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा था। इसके काल में सरदारों को विभिन्न दलों के मध्य विवाद ने केंद्रीय शक्ति को कमजोर बना दिया था। महमूद के शासनकाल में हैदराबाद तथा रुहेलखंड के अर्ध स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। यानी कि महमूद शाह के जो शासनकाल चल रहा था, उसी शासनकाल में हैदराबाद तथा रुहेलखंड के अर्ध स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि किसके शासनकाल में हैदराबाद तथा रुहेलखंड का जो है वो स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय हुआ। तो मोहम्मद शाह के राज्य में इन दोनों राज्यों का उदय हुआ था। अब देखिए आगे, अब इसी टाइम नादिर शाह का जो आक्रमण था उसको देखेंगे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह ने 13 फरवरी 1739 को हुए करनाल युद्ध में मुगलों को पराजित किया। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण यहाँ की अपार धन संपदा की लूट करने के लिए हुआ था। यानी कि जो नादिर शाह जो था
वो भारत पर आक्रमण इसलिए किया था, और नादिर शाह जब आक्रमण किया था तो उस टाइम मोहम्मद शाह का शासनकाल यहाँ पे मुगल साम्राज्य पर चल रहा था। और उसी वक्त 13 फरवरी 1739 को जब उसने करनाल युद्ध में मुगलों को हराया था, तो उसका मेन उद्देश्य था यहाँ से अधिक धन लूट करके ले जाना। करनाल युद्ध को जीतने के बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया तथा मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। अपनी दिल्ली विजय के उपरांत नादिर शाह यहाँ से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। अब देखिए यहाँ पे खेला थोड़ा सा बदला। जो शाहजहां मुगल साम्राज्य जितने भी थे, वो अपने पूर्वजों का जो भी धन संपत्ति था वो बचा करके रखते चले आ रहे थे। तो जो शाहजहां का मुकुट था और कोहिनूर जो हीरा था शाहजहां के पास में, तो नादिर शाह यहाँ पे आक्रमण किया और उसका मेन उद्देश्य यही था कि यहाँ से धन संपदा को लूट कर ले जाया जाए, और वही काम किया। कोहिनूर हीरा को भी अपने साथ ले गया, और जो शाहजहां का रत्न जड़ित जो मुकुट था उसको भी अपने साथ लेकर चला गया। अब देखिए 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात पुनः गृह युद्ध उत्पन्न हो गए। यानी कि पहले जो हुआ था बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के बाद जो गृह युद्ध शुरू हुआ था, उसी प्रकार से 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात भी मुगल साम्राज्य में थोड़ा सा गृह युद्ध को सामना करना पड़ा। अब देखिए मोहम्मद शाह के बाद कौन आया? अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के गद्दी पर रहा ना। अब अहमद शाह के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मोहम्मद शाह के पश्चात अहमद शाह शासक बना। अहमद शाह के समय अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। यानी कि नादिर शाह तो उधर था ही, और इधर फिर अहमद शाह अब्दाली ने भी अहमद शाह के शासनकाल में कई बार, जो अफगान का शासक था ना अहमद शाह अब्दाली, तो कई बार अहमद शाह के शासनकाल में वह मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 ईस्वी तक उत्तरी भारत के विशेष रूप से दिल्ली तथा मथुरा पर बार बार आक्रमण किया। अब देखिए अहमद शाह अब्दाली जो था 1748 ईस्वी से लेकर के 1767 ईस्वी का जो भी शासन काल था, उसी के अंदर वह मथुरा पर तथा दिल्ली पर कई बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, तो उसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, तो उसमें मराठों को पराजित कर दिया था। कौन? अहमद शाह अब्दाली, जो अफगान शासक था। देखिए नादिर शाह तथा अब्दाली के आक्रमणों तथा मुगल सामंतशाही के आपसी झगड़ों के कारण 1761 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का अस्तित्व एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। वह केवल दिल्ली का शासक मात्र रह गया। यानी कि पूरे भारत पर जो मुगल का शासक था 1761 ईस्वी तक नादिर शाह और अब्दाली का जो आक्रमण हो रहा था, उस आक्रमण के कारण पूरी तरह से मतलब पूरा उसकी शक्ति समाप्त हो गया। किसका? मुगल साम्राज्य का। और 1761 ईस्वी तक वह एक मात्र जो नहीं होता है कि जिला का एक मालिक डीएम है, उसी प्रकार दिल्ली का एक मालिक कौन रह गया? मालिक के रूप में मुगल साम्राज्य रह गया। यानी कि बहुत ही कम शक्ति को लेकर के वो अपना शासन चलाने लगा। कौन? मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक थे वो। और ये क्यों हुआ? आपसी गृह युद्ध के कारण। यानी कि जब आपस में हम लोग लड़ेंगे तो कोई तीसरा आकर के हम पे हमला करके और वह हम लोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार जब गृह युद्ध यहाँ पे जो था इंडिया में मुगल साम्राज्य के समय में, तो 1761 की जो अफगान का शासक जो अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह, ये दोनों आदमी जब यहाँ पे आक्रमण करने लगे, तो आक्रमण करने के बाद यहाँ की शक्ति छीन होती गई और समाप्त होती गई, और वहाँ का जो मुगल साम्राज्य का जो शासन व्यवस्था था कमजोर होती गई, और लास्ट में 1761 ईस्वी तक वह समाप्त हो गया। अब देखिए आलमगीर द्वितीय जो था 1754 से 1759 तक, ये भी मुगल गद्दी पर आसीन हुआ। इसका नाम अजीजुद्दीन था। आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध 1757 के समय मुगल सम्राट बना था। अब देखिए शाह आलम द्वितीय के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग।
वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, तो इसको देखते हुए शायद इसका ऑब्जेक्टिव इसमें ना किया जाए, और ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके जितना इसमें जो भी चैप्टर वाइज जो है जितना है टॉपिक उसको समझ करके इसको अंत किया जाएगा। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव का अलग वीडियो एक बना देंगे, जो देख लीजिएगा आप लोग, ऑनलाइन और क्वेश्चन के रूप में वो रहेगा। अब देखिए, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के गद्दी पर बैठा। आलमगीर द्वितीय के पश्चात शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर आसीन हुआ। इसका नाम अली गौहर था। इसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी तथा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी जो 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, और पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि उधर अंग्रेज भी थे। अब देखिए, मुगल शासन जो चल रहा था, तो उसमें अंग्रेजों की भी भूमिका कहीं ना कहीं रही होगी, जिसके कारण मुगलों का अंत का कारण बना। अब देखिए, शाह आलम जो द्वितीय था, वो बंगाल के जो नवाब था मीर कासिम, और अवध का जो नवाब सुजाउद्दौला जो था, वो तीनों मिल करके क्या किया कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो था उसके विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखिए, बक्सर की लड़ाई 1764 में जो हुआ था, बक्सर की लड़ाई में पराजित हो जाने के बाद शाह आलम द्वितीय कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडियन कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर रहा। अब देखिए, 1772 ईस्वी में शाह आलम मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़ करके दिल्ली लौटा। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा 1806 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा शाह आलम की हत्या कर दी गई। यानी कि जो मुगल साम्राज्य का पतन यहीं पे समाप्त होता है। यानी कि 1806 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य चला, और 1806 ईस्वी के बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन पूर्ण रूप से अधिकार बना लिया। और अधिकार करने के बाद 1806 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के जो अंतिम शासक था शाह आलम, उसको पकड़ करके और अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई। अब मुगल साम्राज्य के पतन का जो कारण था उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण आखिर क्या था ना, इसको देखिए। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या विभिन्न इतिहासकार ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की है। कुछ इतिहासकार के व्यक्तिगत कारणों को प्रमुखता दी गई है, कुछ ने आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारणों को, मुगल साम्राज्य के पतन हेतु उत्तरदायी कारणों को विभिन्न बिंदुओं को लिखते किया। यानी कि जितने भी इतिहासकार हैं हमारे, वो मुगल साम्राज्य जो था उसके अंत के बहुत सारे कारण दिए हैं। उसने कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा नहीं था, और कुछ ने कहा है कि आर्थिक रूप से उसकी स्थिति खराब होती चलेगी, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अब देखेंगे किसने क्या कहा है और किसकी कौन सी नीति है, उसको देखेंगे कि आखिर कौन सी नीति उसके पराजय का कारण बना, यानी कि उसके अंत का कारण बना। देखिए, औरंगजेब की नीतियां जो थी वो किस प्रकार से थी, उसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया मुगल साम्राज्य पर। उसके दीर्घ शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने प्रादेशिक विस्तार के चरम पर पहुंच गया। अपने उत्कर्ष के वर्षों में उसका शासन उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक तथा पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में चिटगांव तक विस्तृत था। 50 सालों तक शासन किया, तो इसका मतलब कि पूरे भारत में अपना शासन व्यवस्था चलाने के लिए वो सक्षम हो चुका था ना। तो इसीलिए पूरे भारतवर्ष में उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में जिंजी तक और पश्चिम में हिंदू कोश से लेकर के पूर्व में चिटगांव तक विस्तृत था। लेकिन अपने शासनकाल के महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ औरंगजेब ने साम्राज्य के विस्तार हेतु कई ऐसी नीतियां अपनाई जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो भी नीतियां अपनाया, कहीं ना कहीं वो नीतियां जो थी, वो नियम जो था मुगल साम्राज्य के लिए गलत था। जो मतलब यहाँ की प्रजा जो थी उसको
अच्छे नीति के कारण, अच्छे नीति नहीं होने के कारण उसका विरोध किए शायद, और वही विरोध मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। अब देखिए आगे देखेंगे, जो पहला नीति था जो था धार्मिक धार्मिक जो धार्मिक नीति था उसके बारे में देखेंगे। अपने पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत औरंगजेब को आडंबर पसंद नहीं था। उसकी ख्याति कट्टरतावादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में थी। अब देखिए, औरंगजेब ने मुस्लिम कानून की हनीफी व्याख्या को अपनाया, जिसका पालन भारत में पारंपरिक रूप से किया जा रहा था, परंतु उसने धर्मनिरपेक्ष फरमान भी जारी किया और ऐसे फरमानों को जवाबित कहा जाता था। जवाबित ए आलमगीरी नामक एक कृति में औरंगजेब ने फरमानों का संकलन किया गया है। अब देखिए, इसने सिर्फ मुस्लिमों को बढ़ावा दिया था, जो मुस्लिम जो धर्म था उसको बढ़ावा दिया, और यहाँ भारत में जितने भी हिंदू थे उन लोगों ने यह सहन नहीं कर पाया, जो एक पतन, जो धार्मिक कारण यही था जो उसके पतन का कारण बना। आगे देखिए, औरंगजेब की धार्मिक नीति भेदभावपूर्ण थी, जिससे दूसरे धर्मों के अनुयायियों के प्रति औरंगजेब के धर्मांध व्यवहार का परिचय मिलता है। यानी कि जो भेदभावपूर्ण जो शासन को इस प्रकार से देखा जा सकता है कि सिर्फ जो मुस्लिम धर्म के जो शासक थे, मुस्लिम धर्म के जो लोग थे, सिर्फ उन्हीं को बढ़ावा दे रहा था और जो हिंदू, सिख और जितने भी जो रैयती थे, अनुयायी थे, उनको बढ़ावा नहीं दे रहा था। यानी कि वो भेदभावपूर्ण नीति अपना करके शासन चला रहा था, जो धार्मिक कारण वो बहुत ही बड़ा उसके पतन का कारण बना। उसमें सबसे बड़ा एक कारण था जजिया कर लगाना, यानी कि जजिया कर उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि जजिया कर में ऐसा होता था कि अगर आपने मुस्लिम धर्म अपनाया तो आपसे कर नहीं वसूला जाएगा, अगर आपने मुस्लिम धर्म के विरुद्ध गए तो आप पर जजिया कर लगाया जाएगा, तो आपको बंदी भी बना लिया जाता था उसमें जजिया कर में। आगे, औरंगजेब ने अपने शासनकाल के आरंभ में ही यह आदेश दिया था कि साम्राज्य के सीधे नियंत्रण वाले प्रदेशों में नए मंदिर न बनाए जाएं। पुराने मंदिरों को तोड़ने के लिए कोई आज्ञा नहीं थी, परंतु अकबर के शासनकाल में बनाए गए मंदिरों को भी नए मंदिरों में गिनने का आदेश दिया। अब देखिए, औरंगजेब जो था उसके पहले जो उसके पूर्वज जो शासन चला करके गए थे, ठीक उसके विपरीत करने लगा, यानी कि जो भी हिंदुओं का मंदिर था उसको तोड़ने का आदेश दे दिया और नया मंदिर नहीं बनवाने का आदेश दे दिया, यानी कि जो पुराना वाला था उसको भी तोड़ दो और नया भी नहीं बनना चाहिए, और अपने धर्म को सिर्फ बढ़ावा देने के लिए यह काम कर रहा था, जो उसके पतन का कारण बना। इन आदेशों के फलस्वरूप बनारस के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और जहांगीर के शासनकाल में वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा मथुरा में बनाए गए केशव राय मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया और उसके स्थान पर मस्जिद बनवा दी गई। अब देखिए, कितना कोई बर्दाश्त करेगा। यहाँ पे इस प्रकार से मतलब देखा जा सकता है कि यह पूर्ण रूप से सिर्फ अपने ही धर्म को बढ़ावा दे रहा था, यानी कि जो उसका मुस्लिम धर्म था, तो मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के जो भी बनारस का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको भी तुड़वा दिया, और थी मथुरा में जो केशव राय मंदिर जो था उसको भी नष्ट करवा देगा, वहाँ पे मस्जिद बनवा दिया गया। अब देखिए, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और यही कारण जो है वो कहीं ना कहीं उसके पतन का कारण बना। इन मंदिरों को तोड़ने के पीछे औरंगजेब का राजनीतिक प्रयोजन भी था। मुस्तैद खान ने अपनी रचना मुआसिर आलमगीरी में मथुरा के केशव राय मंदिरों के विध्वंस के विषय में उल्लेख किया है। यानी कि जो मुस्तैद खां की रचना कौन सी किताब है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, मयासिर आलमगीरी। मयासिर आलमगीरी का जो पुस्तक है उसमें औरंगजेब ने जितने भी मंदिरें तोड़े हैं उन मंदिरों को तोड़ने का जो व्याख्या है इस किताब में मिलता है, मयासिर आलमगीरी में, जिसका लेखक मुस्तैद खान है। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिए, एक है औरंगजेब की दक्षिण नीति। धार्मिक नीति तो मतलब समझ गए। अब देखिए, औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी वो क्या थी। औरंगजेब ने दक्षिण भारत की नीति भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी वो भी कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। अब देखिए,
मराठों का उदय मुगल साम्राज्य के पतन हेतु उत्तरदायी था। यानी कि जो मराठा जो थे, मराठा का जो उदय हुआ वो एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकता है। ठीक उसी प्रकार से किसी एक राज्य पर एक ही राजा शासन कर सकता है, दो नहीं। और उसमें से जो ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वही उस पर विजय प्राप्त करके अपना शासन चलाएगा उससे, और जो कमजोर होगा वो हारेगा ही। तो जो मराठा का उदय हुआ वो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण उत्तरदायी रहा। जो मराठा जो है, जो मुगल साम्राज्य जो था उसके पतन का कारण बना मराठा साम्राज्य का उदय। इसी कारण औरंगजेब ने मराठा शक्ति के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने हेतु दक्षिण विजय की नीति का अनुसरण किया। मराठा को दक्षिणी राज्य बीजापुर और गोलकुंडा से धन और सैनिक शिक्षा प्राप्त होती थी। साथ ही इन राज्यों में मराठे बड़ी संख्या में नौकरी भी करते थे तथा ऊंचे पदों पर सेवारत थे। औरंगजेब ने मराठों के इन्हीं स्रोतों के ह्रास हेतु दक्षिण विजय नीति का अंजाम दिया। यानी कि जो भी मराठा जो थे वो कहीं ना कहीं बड़े पद पर थे बीजापुर में, ना दक्षिण राज्य बीजापुर और गोलकुंडा में जो थे बहुत ही बड़े पद पर थे। तो उन पदों को समाप्त किया और उनकी शक्ति को समाप्त करने के लिए दक्षिण नीति अपनाई थी ना, जिसको दक्षिण नीति के नाम से भी जाना जाता है ना। इसको अब देखेंगे। दूसरा कारण है हमारा आयोग एवं दुर्बल उत्तराधिकारी। देखिए, आयोग और दुर्बल उत्तराधिकारी, यानी कि मुगल साम्राज्य का जितना भी उत्तराधिकारी बना, कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था में उसकी जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, और अयोग्य थे, यानी कि राजा बनने के योग्य नहीं थे। और जो या राजा बनने के योग्य नहीं है, अगर उसको गद्दी दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक साबित हो सकता है। और यही जो कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। अब देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने मुगल साम्राज्य के विनाशकारी स्तर तक पहुंचा दिया। यानी कि औरंगजेब जो मरा उसके बाद जितने भी शासक आए कहीं ना कहीं वो दुर्बल उत्तराधिकारी थे और अयोग्य थे, यानी कि शासन करने की योग्यता उसमें नहीं थी। जो जिसके बारे में हम लोग पढ़े अभी, जहांदार शाह, अहमद शाह, जितने भी शासक थे कहीं ना कहीं अयोग्य थे ना, जो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण के रूप में उसको देखा जा सकता है। अयोग्य और दुर्बल उत्तराधिकारियों के उपस्थिति में मुगल साम्राज्य के पतन को अधोमुखी बना दिया। औरंगजेब के पश्चात मुगल सत्ता में आए शासक कुशल प्रशासनिक क्षमता के से कम थे और प्राय अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर आश्रित थे। साथ ही वो सत्ता को उत्कर्ष तक पहुंचाने हेतु उनके अपने दृष्टिकोण भी नहीं थे, जिसने मुगल साम्राज्य के पतन को अवश्य भावी कर दिया। यानी कि जो भी शासक आते थे और और उनके जो सेनापति थे, तो खुद अपना शासन नहीं चला करके अपने सेनापति पर निर्भर रहते थे। और सत्ता को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनके दिमाग में ऐसी कोई मतलब आइडिया नहीं आ रहा था, और कोई आइडिया नहीं था कि हम अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ावा दें और कैसे इसको आगे तक ले जाएं। ऐसी मतलब अवस्था उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा था ना वो, और वही कारण था कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। अब देखिए, अब मुगल साम्राज्य का एक पतन का कारण ये भी था कि जो नादिर शाह था, अहमद शाह अब्दाली जो था, विदेशी जो थे वो आक्रमण करते चले गए, लगातार आक्रमण करते चले गए, जिसके कारण मुगल साम्राज्य के जो शक्ति था वो छीन होती चली गई, यानी खत्म होती चली गई। और जो विदेशी आक्रमण जो था वो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना ना। मुगल साम्राज्य के मुगल साम्राज्य के काल में विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह का भारत पर 1739 में आक्रमण हुआ, और उसने दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में भी भीषण लूटपाट की। साथ ही वह दिल्ली के शाहजहां तथा तख्ते ताउन और कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया। यानी कि जो दिल्ली के जो अभी हम लोग पढ़े ना, तो नादिर शाह क्या किया था कि दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमा लिया, और वहां से कोहिनूर हीरा ले गया, और शाहजहां का जो मुकुट था वो भी रत्न जड़ित जो मुकुट था वो भी वहां से लेकर चला गया। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। उसने पंजाब को जीतकर अफगानिस्तान का अभिन्न अंग बना लिया। साथ ही मराठों का अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई। इसे पानीपत का तृतीय युद्ध
1761 के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब नादिर शाह जो तो था ही, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो अफगान का शासक था, वो मराठों के साथ युद्ध किया और मराठों के साथ युद्ध करके 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध को अंजाम दिया और उस युद्ध में पंजाब को जीत करके, यानी कि मराठों को हरा करके, और वो अफगानिस्तान का एक अभिन्न अंग बना लिया, यानी कि वहां से इसका शासन करने लगा, वो शासन व्यवस्था चलाने लगा। अब देखिए, आर्थिक शक्ति में ह्रास, यानी कि सबसे बड़ा किसी भी साम्राज्य के अंत का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? आर्थिक स्थिति। यानी कि जिस साम्राज्य में पैसा की कमी आ जाए, यानी कि जब मान लीजिए सैनिक हम रखे हैं और सैनिकों को देने के लिए पैसा ही नहीं है, साम्राज्य को देखने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है, यानी कि आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही है, तो कहीं ना कहीं उस साम्राज्य का अंत होना एकदम निश्चित है। तो वही चीज यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिल रहा है कि आर्थिक शक्ति में ह्रास, यानी कि आर्थिक शक्ति में ह्रास किस प्रकार से हुआ उसको देखेंगे थोड़ा सा। मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कठिनाइयां थी। 18वीं शताब्दी तक मुगल शासकों के पास ना तो पर्याप्त धन शेष था और ना ही जागीरें जो विभिन्न अधिकारियों को दी जाती थी, यानी कि उनके पास ना ही सैनिकों को देने के लिए कोई धन था और ना ही जो उनको जो तोहफे में दिया जाता था, जो जागीर होती थी, वो ना कुछ भी नहीं था। तो ये भी माना जा सकता है कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। इस कालखंड तक आते-आते जमींदार असंतुष्ट थे क्योंकि शासन का उन पर कठोर नियंत्रण था। उनका मानना था कि सरदार राज की आमदनी का एक बड़ा भाग स्वयं ले लेते हैं, अतः दोनों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। किसानों भी जमींदारों के साथ थे क्योंकि वे इसी परिस्थिति से गुजर रहे थे, यानी कि त्रस्त थे। यानी कि इसमें ये हुआ कि मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं, तो खेती करने के बाद जो भी कर वसूला जाता था, तो मुगल साम्राज्य जो था, ये 5वां हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा में से 5 हिस्सा मुगल साम्राज्य ही ले लेते थे और एक हिस्सा किसानों को दिया जाता था, जमींदारों को दिया जाता था। और यही स्थिति किसानों में भी थी और दोनों आदमी मिल करके इसमें संघर्ष किए और कहीं ना कहीं ये भी कारण एक बना कि मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। मुगल अधिकांश समय युद्धों में संलिप्त रहे, अतः उनको धन की आवश्यकता पर्याप्त रूप से बनी रहती थी। साथ ही औरंगजेब के दक्षिण अभियान से मुगलों का धन व्यय लगातार होता रहा। इन्हीं परिस्थितियों ने मुगलों का आर्थिक शक्ति का ह्रास कर दिया। यानी कि जो दक्षिण नीति थी, उसमें जो भी मराठा जो थे बड़े बड़े पद पर थे, उनको हटाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन को खर्च कर दिया और धन खर्च करने के बाद इसके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था ना, जिसका मतलब प्रभाव मुगल साम्राज्य के पतन में देखा जा सकता है ना। तो ये रही हमारी आज की क्लास और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दे रहे हैं, उसको इसके साथ डालेंगे ना। तो देखते रहिए और हमारे चैनल, अगर ये अच्छी लगी वीडियो तो थोड़ा सा शेयर जरूर करें, शेयर करने के बाद थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर करें ना। तो हमारे वीडियो को, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।